बताइए और ये बताइए कि ऑडियो क्वालिटी वगैरह कैसी है, क्या क्लास की शुरुआत की जा सकती है। हाँ, आलोक कुमार सिंह। आलोक, क्लास की शुरुआत की जाए। आप लाइव दिख रहे हैं यहाँ पर। वॉइस कैसी आ रही है? वॉइस ठीक है? आलोक, क्लास की शुरुआत की जाए। हमने कंसोल किया मतलब आप लोग जरा कमेंट करके बताएं चीज़ें सही हैं, शुरू करें हम लोग। तब तक मैं इसमें कुछ करता रहूं, जरा कमेंट्स तो देखें आपके। यहाँ पर हाँ जी, आकांक्षा पांडे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। तो पेपर तो पता ही होगा आप लोगों को कि आज कौन सा है। आज एसबीआई क्लर्क 2019 में आया हुआ पेपर है। इसके डिस्कशन को हमें करना है। बहुत ही आसान सा पेपर है और मैं शुरुआत में ही आपको एक बात बता दे रहा हूँ इसमें कि एसबीआई का ये जो पेपर आया था थोड़ा सा कुछ इजी लगा मुझे। तो लास्ट में मैंने कुछ और भी एग्जांपल्स अपने तरफ से इसमें ऐड कर लिए हैं, वो मॉडल पेपर के ही क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी सॉल्व करना है हमें, लेकिन वो लास्ट में है। 4-5 एग्जाम्पल्स हैं, एरर डिटेक्शन पे बेस्ड हैं, तो वो नहीं थे इसमें, तो मैंने अपने तरीके से इसमें ऐड कर दिया। आलोक, आकांक्षा, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं अब हम लोग। और ये क्या रहा, फूडी, ओके, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं क्लास की। ये देखिए, चलिए यहाँ से एरर डिटेक्शन से ही शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। इसमें आप लोग देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। इट इज वाइडली बिलीव दैट, बहुत ही आसान से एग्जांपल्स हैं, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। जब ये सेट कंप्लीट हो जाएगा उसी समय क्लास ओवर हो जाएगी। एक एक सेट प्रैक्टिस करना है। अब एक दिन में 2 सेट इसलिए प्रैक्टिस नहीं किया कि ताकि अलग अलग आपको दिखाई दे कि एसबीआई क्लर्क 2019 का है, ये एसबीआई क्लर्क 2018 का है, 17 का है, 20 का है। अब इस तरीके से, इस वजह से एक ही रखा। ये पहले में जरा बताएं क्या गलत है। आप लोग आंसर करिए, तब तक मैं यहां कुछ लिखता हूं। देखिए होता क्या है, ये जो इज एम आर वॉज वर है, इज एम आर वॉज वर, अगर ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज होगा, जय हिंद नितेश, नितेश जय हिंद। इज एम आर वॉज वर अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह से ट्रीट हो, तब इसके बाद कोई ना कोई एक वर्ब आएगा। तो ये जो वर्ब आएगा इसके बाद, ये वर्ब या तो आईएनजी फॉर्म में लिखा जाएगा या तो ये वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक्टिव वॉइस, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। यही होगा। अब आप बैंक के 1 महीने बाद बैंक क्लर्क के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा। तो अब अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो इसमें देखेंगे आप पार्ट ए में क्या लिखा है, इट इज वाइडली बिलीव। इज तो लिखा हुआ है, इसके साथ यहां पे बिलीव लिखा है, यानी कि या तो आईएनजी फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म, वो कि फर्स्ट फॉर्म तो आएगा नहीं। बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस, नॉट इन एक्टिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस, बिलीव किया जाता है, क्योंकि डूअर इस समय ये नहीं है, जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर नहीं है, इट, वो वैसा कुछ बिलीव किया जाता है। तो पैसिव में बनेगा तो इट इज वाइडली बिलीव्ड होना चाहिए। आकांक्षा पांडे, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर किया है आपने। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो इसमें वही होगा आपका, इट इज वाइडली बिलीव्ड, और ये मेमोरी बेस्ड पेपर है 2019 एसबीआई में। इसमें जो भी बने हैं चीज़ें नेट से निकाला, हर एक जगह नेट पे आपको यही सब दिखेंगे उसमें। तो अब इतना इजी और डिफिकल्ट हो जो भी हो, मैं इसे डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके साथ। दूसरा देखिए, येस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। इसका आंसर करें। गुड इवनिंग आकांक्षा, लेट हो गए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं भी 1-2 मिनट लेट ही हूँ आकांक्षा। अब देखिए है क्या, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा टेंस, वहाँ पे मैंने एक टर्म डिस्कस किया होगा कि ये अगर एक रोड है, बार बार करता, इवन जो वीडियोस मैंने इसके पहले डिस्कस किया है उनमें भी मैंने जो है इस तरीके के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। यहाँ पे क्या होगा, आशु, अच्छा आकांक्षा जी आपने सी बोला, आकांक्षा जी ने सी बोला तो बिल्कुल सही बोला। मैं जरा समझा रहा हूँ, ऑप्शन सी ही होगा। इस रोड पे मान लेते हैं कोई कार आ रही है, ये कार, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे क्रॉस करने का जो ये टाइम होगा, ये क्या होगा, टाइम टेकिंग एक्शन होगा। टाइम टेकिंग एक्शन होगा तो किसमें लिखा जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में। सडन, अचानक से कार ने हिट किया, ये क्या होगा, सडन एक्शन होगा, और सडन होगा तो क्या होगा आपका, इनडेफिनिट होगा। तो इनडेफिनिट V1 भी हो सकता है, V2 भी। कॉन्टिन्यूअस वैसे ही आपका पास्ट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है, मतलब डिपेंड करेगा।
अगर यहाँ कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट लिखेंगे तो वो भी प्रेजेंट लिखना पड़ेगा, ये पास्ट होगा तो भी पास्ट, मतलब दोनों सेम में ही रहेंगे, दोनों पास्ट हैं तो दोनों पास्ट, दोनों प्रेजेंट है तो दोनों प्रेजेंट। अब देखिए यस्टरडे अगर है तो बात तो पास्ट की है, आई मेट जब मैं मिला तो ये वन टाइम एक्टिविटी है, सडन एक्टिविटी। तब क्या था, आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर ये पास्ट है तो फिर ये भी पास्ट होगा, व्हेन आई वाज गोइंग। यानी कि टाइम टेकिंग एक्शंस आर रिटन इन कॉन्टिन्यूस टेंसेज। तो ठीक है, ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा इसे एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया। अब आते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। चले इनके जरा आप आंसर्स बताएं। द क्रिमिनल वॉज sentenced to the death and was hung for his crime। इक्का सिंह, जय हिंद, जरा इसका आंसर करें आप लोग। चलिए, मैंने फिर से कोशिश किया कि मैं आपके सामने आ जाऊं। अब ज़रा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या अब मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं कि नहीं, अब बस ये बताइए पहले। अब थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी और 2-4-5 मिनट गैप हो गया। हाँ जी, बताएं ज़रा, क्या मैं हूं आप लोगों के सामने? अगर सामने हो तो ज़रा इसको जल्दी से कमेंट करके आप बताएं, क्लास को अब आगे बढ़ाया जाए। ऑलरेडी डिले हो गया है कुछ। हाँ सर, आ गया ना, चलिए ठीक है, अब आ गया ना, अब ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बीच में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई ना, मैं खुद नहीं समझ पाया क्या हो गया ये। तो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 की हम लोग बात कर रहे थे, तो यहीं से कंटिन्यू कर देते हैं। मैं इसे दोबारा शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने यही सोचा कि इसी को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि जिन बच्चों ने इसे देखा है वो तो इसी में रहेंगे ना, आधा अधूरा इधर उधर हो जाता। ठीक है, फिर तब तो ये जो मैं बता रहा था आप लोग सॉरी, ये तो हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आइए। द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू द डेथ एंड वॉज हंग फॉर हिज क्राइम। इसमें क्या आंसर आप लोगों ने किया, जरा मैं देख लूँ एक बार। वीडियो रुक गया है, चले ठीक है, दोबारा से आ गए हैं वीडियो में, दोबारा से शुरू कर लेते हैं इसे अब हम लोग। यस सर, सभी लोग आ गए? आइए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था बीच में। तो ये एग्जाम्पल नंबर जो 3 है, ये क्लास में हालांकि मैंने कराया था, लेकिन फिर भी जो है कि मैं नहीं, किसी का कॉल नहीं आया नीरज, कॉल आता तो मैं बता के जाता। हुआ क्या है कि हैंग जो है ना, हैंग ये एक वर्ब है, इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है हंग, हैंग्ड, हंग, और एक ये भी फॉर्म होता है आपका हैंग्ड। अभी ये वाला जो होता है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज को कहीं लटका देना है, कहीं टांग देना, जैसे कि मैं टी शर्ट को निकाल करके टांग दूं, इसे दैट इज कॉल्ड हंग, 3rd फॉर्म। लेकिन जब हम किसी को फांसी देते हैं तो वहां पे 2nd फॉर्म हैंग्ड होता है, 3rd फॉर्म भी हैंग्ड होता है। अभी जो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस्ड टू द डेथ एंड वॉज सेंटेंस्ड टू द डेथ एंड वॉज हैंग्ड फॉर हिज क्राइम। वो हंग ने निकाल उसको टांग दिया कहीं हैंगर पर ले जाकर के, और हमें लगा सर हमारा नेट धोखा दे दिया। नहीं, नेट ने धोखा नहीं दिया है, ये मेरा ऐप धोखा दे दिया जिसपे मैं चला रहा हूँ इसे। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, व्हाट अबाउट एग्जाम्पल नंबर 4? फेथ, FATF strongly urges Pakistan to swiftly complete its action plan by October 2019 to stop
टेरर फंडिंग इन द कंट्री। क्या होगा इसका? एग्जाम्पल नंबर 4 को बताएं अब आप। एग्जाम्पल नंबर 4 का बी। ओके, किसने कहा? अर्चना ने कहा। ओके, टू स्विफ्टली कंप्लीट इट्स एक्शन प्लान। ठीक है, और लोग कोई आंसर करना चाहेंगे इसमें? एग्जाम्पल नंबर 4 में वो बाय द वे में मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल नंबर 4 नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है, ई होना चाहिए। FATF स्ट्रांगली अर्जेज, ये भी सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट फॉर्म एस और यस लगा है। पाकिस्तान क्या करने के लिए? टू स्विफ्टली कंप्लीट इट्स एक्शन प्लान, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो पोजीशन सही है, वो पोजीशन वहां पे बिल्कुल से क्या लिखा है आपने? पाकिस्तान टू स्विफ्टली कंप्लीट इट्स एक्शन प्लान बाय अक्टूबर टू स्टॉप। अब बात जानते हैं यहाँ पे दिक्कत क्या आ जा रही है। वो स्विफ्टली को वहां से हटा करके अगर आप एक्शन प्लान स्विफ्टली लिखते तब भी सही होता, वहां पर भी सही है, वो गलत नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्टेबल है। क्लासरूम में जब आप लोगों को पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि ये जो लिखा गया है यहाँ पे स्विफ्टली, मतलब जो ऐसे वर्ड्स को जो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, तो वो एक से जनरल अप्रोच होता है, हर एक जगह वैसा ही लागू हो जाए ऐसा नहीं है। अब जैसे कि पैसिव वॉइस के जैसे स्ट्रक्चर्स हो गए तो वहाँ पे मैनर को अपने ज़रूरत के हिसाब से पहले भी लिख सकते हैं। जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज होते हैं, कहा जाता है कि जनरली ये मिड पोजीशन पे आता है, लेकिन जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ होते हैं उनको फ्रंट पोजीशन और एंड पोजीशन हर एक जगह लिखा जा सकता है। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि एग्जाम चाहे आप लोगों का जो भी हो, चाहे वो SSC हो, बैंक हो, NDA हो, CDS हो, कुछ भी हो, इंग्लिश का मतलब सिर्फ इंग्लिश होता है, आधा अधूरा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, तो वो सही है, वो गलत नहीं है, यहाँ पे नो एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। बिल्कुल लगा सकते हैं, सब सिचुएशन की बात होती है। अर्चना जी एग्जाम्पल नंबर 5 पे आइए, एग्जाम्पल नंबर 5 पे आप आ जाइए। इलॉन मस्क इज डिटरमाइंड टू बी सक्सेस इन वॉट एवर फील्ड ही चूजेज। एग्जाम्पल नंबर 5, ये सब कुछ सिचुएशन की बात होती है। हम लोग जो भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं क्लासरूम में, जब आप प्री लेवल पे आकर के पढ़ते हैं तो वहां पर ये हमारी मजबूरी बनती है कि आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न पे लेके चला जाए, क्योंकि जब हम आपको पूरा समझाने की कोशिश करते हैं तो आपके समझ के बाहर चले जाती हैं। तो या फिर कहीं भी ये पढ़िए, जरूरत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से इनमें चेंजेस आते हैं, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चले यहां जरा बताइए क्या होगा। 5वें का बी, जी बिल्कुल सही है। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये इलॉन मस्क इज डिटरमाइंड टू बी सक्सेसफुल कर दीजिए या फिर टू सक्सीड कर दीजिए, दोनों सही रहेगा। या तो क्योंकि वहां वर्ब चाहिए ना, ये जो इलॉन मस्क है द नेम ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड, अब डिटरमाइंड है तो क्या करें? टू बी, अब बी के बाद ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं चाहिए, वहां पे चाहिए या तो एडजेक्टिव, या तो सक्सेसफुल कर दीजिए या फिर बी सक्सेस को हटा करके सक्सीड कर दीजिए, दोनों सही हो जाएगा। सही पकड़ा आप लोगों ने। एग्जाम्पल नंबर 6 में आइए, ठीक है, कुछ भी कर दें। एग्जाम्पल नंबर 6 को जरा बताएं अब आप लोग। न्यू परचेसिंग पावर विल इंक्रीजिंगली कम फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका वेयर द डेमोग्राफिक्स आर स्टिल फेवरेबल फॉर हाई इनकम ग्रोथ। हाई इनकम ग्रोथ, आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं, SSC की या फिर इससे रिलेटेड जितने एग्जाम है, SSC हो, CPO हो, इस टाइप का, स्टेनो हो, एयरफोर्स हो, NDA हो, ऐसे जितने भी एग्जाम हो, या फिर CDS हो, इसमें जो आप रूल्स पढ़ते हैं जनरली उन पे बेस्ड डायरेक्ट जो पढ़ते हैं उन्हीं पे एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। लेकिन बैंक में उनके जहां लिमिटेशंस खत्म होते हैं उसके आगे से भी आते हैं, इसलिए बैंक में इनको और बारीकी से पढ़ने की जरूरत होती है और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को भी इंप्रूव करने की जरूरत होती है। सिर्फ रूल से ही बैंक में नहीं काम बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 6 जरा बताएं क्या होगा। 6 का आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। जरा देखा जाए क्या कर रहे हैं आप इसमें। एग्जाम्पल नंबर 6, किसी के आंसर आ नहीं रहे वैसे। टेक योर टाइम, करना आप ही को है, पूरा मैं ही बता दूंगा तो फिर आप करेंगे क्या। आंसर करिए आंसर करते, मैं कमेंट जरा देखता हूं मोबाइल में कैसा आ रहा है। 6 का डी, अर्चना ने कहा डी। वैसे अर्चना आप एक बात बताएं,
अगर आपने, अरे सर कहाँ चले गए थे, कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं पे हूँ। आप मुझे एक बात बताएं अर्चना, अगर आपने डी चूज किया और रवि तिवारी, तो इस डी में क्या एरर है? दिया है ना कि आर स्टिल फेवरेबल फॉर हाई इनकम ग्रोथ, तो सही तो है वो। तो इस सेंटेंस में क्या समझ नहीं आ रहा है? इसमें शायद नो एरर है जी, बिल्कुल सही बात, इसमें नो एरर ही है। ये जो नो एरर वाले एग्जांपल्स होते हैं टफ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अब उसमें कुछ मिलता नहीं, जो रटे रहते हैं खत्म हो जाता है। तो इस तरह के एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए आपको पूरी ग्रामर आनी चाहिए, तो उसके लिए सीखिए, प्रैक्टिस करिए। नो एरर है, वैसे सही है आप लोगों का गेस, आप लोगों का गेस बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8 में भी नो एरर, बिल्कुल सही। आकांक्षा, बाकी सारे लोग, आशु, नीरज और कौन है, हाँ जिन भी लोगों ने ई कहा है सर, ई चूज किए हैं बाद में, हाँ ठीक है अर्चना, नो एरर ही है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 7 बताएं। अच्छा, जो जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे लिख देंगे, 7 और 8 का कौन सा है। 7 बताएं। Not only the students but also the principal were laughing at the joke he cracked. बताएं, which one should be chosen? Which option? कौन सा ऑप्शन चूज करने वाले हैं वैसे आप जरा बताएं। 7C किसने लिखा? अर्चना ने, अच्छा अर्चना नहीं, नीरज ने लिखा। फूडी, सी बिल्कुल सही, सी ही होगा। इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद हम जोड़ते हैं तो जो वर्ब होता है वो बाद वाले के अकॉर्डिंग लगता है। तो बाद में क्या दिया हुआ, द प्रिंसिपल है, जब प्रिंसिपल ही है तो वर्ब ना होकर के वॉज। आइए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। व्हाट अबाउट एग्जांपल नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 सी, सी में क्या एरर है? सी में है लेकिन वॉज वर्ब नहीं होगा, वॉज होगा। एग्जाम्पल नंबर 8 को बताएं जरा, देखा जाए 8 में क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग। दित्या, गुड इवनिंग। 8 में पढ़ता हूं वैसे आप लोगों के लिए। आशु ने सही आंसर कर दिया भाई, क्या बात है। देयर इज नथिंग टू इंडिकेट द बिल्डिंग्स पास्ट, अब आगे दिया हुआ है ब्लैंक। देखिए, जब नथिंग का यूज किया गया है, कुछ भी नहीं है, और आगे दिया हुआ है द फायर प्लेस, यानी कि उसको छोड़ करके ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यानी कि वही है। तो वहां पे हमें चाहिए जो लिखा हुआ है वर्ड ये द फायर प्लेस, उसके पहले अब हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें वहां पे जो चाहिए वो एक प्रेपोजिशन चाहिए जो कि उसको इंडिकेट कर सके। तो इंक्लूडेड एक वर्ब है, बार्ड भी एक वर्ड है, फोस्टर क्या है आपका, एक वर्ब है। फोस्टर का मतलब क्या होता है आपको, किसी बच्चे को जिसको ला के पालन पोषण उसको डिवेलप करना। बिलोंग भी एक वर्ब है, एक्सेप्ट एक ऐसा वर्ड है जो प्रेपोजिशन है। क्वेश्चन मार्क मत लगाइए अर्चना, जो सही बताइए। तो यहाँ पे होना चाहिए ना कि देयर इज नथिंग एक्सेप्ट, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट योर स्टोरीज, तो यानी कि स्टोरीज को छोड़ के कुछ भी नहीं है, तो वही यहाँ लिखा गया ना, देयर इज नथिंग टू इंडिकेट द बिल्डिंग्स पार्ट, कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट द फायर प्लेस, मतलब फायर प्लेस के अलावा और कुछ नहीं है, यानी जो है वो क्या है, फायर प्लेस ही है। तो एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन का यूज होगा, बिल्कुल सही बात है, ए होगा। चलिए, पढ़ा है आप लोगों ने, प्रैक्टिस ठीक ठाक कर लीजिए। कहाँ तक पहुंचा मैं, 8 तक हुआ था ना, आ जाइए 9 में बताएं। 2 circus elephants that performed together blank when crossing paths 23 years later। 9 में देखें जरा क्या कर रहे हैं आप लोग। हैप्पी, बिलीव, एंगर्ड, रिजॉइस्ड एंड ग्रेटर। 9 का आंसर करें आप लोग। 9 का डी किसने लिखा, नीरज, बहुत सही। पहले बात ये जान लीजिए कि ये जो लिखा हुआ है ना क्रॉस पाथ्स, ये जो वर्ब लिखा है क्रॉस पाथ्स, मतलब इसका मतलब ये होता है टू कम अक्रॉस समबडी। क्रॉस पाथ, आपने ये बोला कि आई क्रॉस्ड पाथ्स विद माय फ्रेंड, ऐसा करके कुछ लिख दिया आपने, तो क्रॉस पाथ्स का मतलब ये होता है किसी से अचानक मिल जाना। तो इसका मतलब क्या है, 2 सर्कस एलिफेंट्स, सर्कस में काम करने वाले 2 हाथी थे, क्या हुआ, दैट परफॉर्म टू, जो कभी साथ में परफॉर्म किया करते थे, जब वो 23 साल के बाद अचानक मिले तो क्या हो गए, खुश हो गए। जब खुश हो गए तो क्या होगा, रिजॉइस्ड होगा। कोई सोच रहा होगा कि हैप्पी होगा, हैप्पी कैसे होगा, हमें वहाँ वर्ब चाहिए, और हैप्पी एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हमें वर्ब क्या होना चाहिए, रिजॉइस्ड, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, अच्छा फील करना। चलिए 9 हो गया, 10 में आइए। द लॉ ब्लैंक फार्मर्स नॉट ओनली टू सेव and resow मतलब multiply seeds but also to sell them to other farmers no matter what the original source of the seed
इज, क्या होगा इसमें? पूरा पढ़िए और समझिए, बहुत टफ नहीं है, ये एग्जाम्पल्स काफ़ी ईजी हैं, बस थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन आपकी ठीक ठाक रहेगी तो आप इसे बढ़िया कर ले जाएंगे। बताएं। 10 में क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कोई लॉ बना है, हाँ कोई लॉ बना हुआ है, वो लॉ क्या कर रहा है? फार्मर्स को सिर्फ सेव करने के लिए ही नहीं बल्कि उसे सीड्स जो है उन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए भी क्या देता है? इम्प्लीमेंट्स। लॉ जो है इम्प्लीमेंट तो करेगा नहीं फार्मर्स को। एमिट्स का मतलब क्या हो गया? धुआं या एयर कहीं से निकालना, तो लॉ तो निकालेगा नहीं, किसानों की बात हो रही है वहाँ। डेजर्ट्स का मतलब अकेले छोड़ देना। लेकिन जब आगे की सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे सेव और मल्टीप्लाई सीड्स जो लिखा हुआ है रिसो, उससे समझ में हमें आ रहा है कि नहीं यहाँ पे कोई अच्छी बात हुई है। तो क्या है? परमिट्स मतलब अलाउ। अलाउ करने की बात चल रही है, कन्वर्ट मतलब चेंज करने की बात नहीं है, परमिट अलाउ करने की बात चल रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप लोगों ने जो डी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। अगर ऐसा पेपर आएगा तो अभी मुझे भरोसा हो गया कि आप लोग कर ले जाएंगे। आज मैं नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल मतलब एट द 11th आवर गया होगा, मतलब बिल्कुल एंड में गया होगा, शुरू होने के 10 मिनट पहले। मुझे इस बात का डाउट था आप लोगों के आंसर्स को देख करके कि मैं पहले से उसे लगा देता हूं, तो आप लोग करते क्या होंगे कि उसको निकाल करके आंसर देख के याद करके बैठ जाते होंगे। इस वजह से लेट में लगाया ताकि आप इसे ना कर पाएं, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो समझिए प्री आपका इंग्लिश तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने मॉक्स में रियलाइज़ किया बैंक में मीनिंग ना आए तो भी काम चल जाता है। अच्छा रियलाइज़ किया है, मीनिंग बहुत ज़्यादा नहीं मतलब, लेकिन अगर पूरा पढ़ करके आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं तो एक दो वर्ड बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा आपको, लेकिन कोशिश करिए कि वो मीनिंग्स आपको याद हों, क्योंकि कहीं कहीं काम चल जा रहा है तो कई जगह काम नहीं भी चलेगा। ये आप प्री लेवल के मॉक्स दे रहे होंगे इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, मेंस में जब आएंगे तब ऐसा फील नहीं होगा। वहाँ पे तब एक एक वर्ड जो है ना पहाड़ की तरह लगेगा। तो कोशिश करिए कि मीनिंग्स आपको याद रहें। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? स्मॉल फार्मर्स मस्ट बी एजुकेटेड एंड ब्लैंक विद प्रॉपर इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स टू एंगेज विद एग्रीकल्चर। चलें बताएं इसे। 11B आकांक्षा पांडे, बिना क्वेश्चन देखे आंसर कैसे निकाल लेंगे? बिल्कुल सही बात है, हमें क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा ना। सभी लोगों ने गुड जॉब नीरज, चलिए सही है। 11 अच्छा आंसर कर रहे हैं, बताने की जरूरत यानी इसको नहीं है, एनकरेज ही होगा। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसलों को काट के लेके चले आना, तो क्या करना चाहिए? स्मॉल फार्मर्स मस्ट बी एजुकेटेड, उनको एजुकेटेड किया जाना चाहिए और उनको काट के इकट्ठा कर लेना चाहिए, तो डी तो हो ही नहीं सकता। फैशनेचर आकर्षित करना चाहिए, डिस्करेज तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे एग्रीकल्चर में ये एंगेज करने की बात चल रही है। इनवाइटेड तो नहीं होगा, फिर यहाँ पे क्या बनेगा? एनकरेज। इनकरेज का मतलब क्या हो गया कि तो सपोर्ट वगैरह करना, उनको मोटिवेट कर देना। तो उनको एजुकेटेड किया जाना चाहिए और उनको एनकरेज किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए? विद प्रॉपर इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स टू एंगेज विद एग्रीकल्चर। तो सही है। फिलहाल के लॉज धुआं निकाल रहे हैं किसानों का। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। रवि तिवारी जी आइए, 12 पे आइए। 12 Raipur, despite being between two rivers, the Krishna and the जो भी नाम रिवर का ये, इट इज अ डस्ट बॉल। क्या लिखा है आगे ये? इनमें फर्स्ट वीक। अच्छा, ये जो स्क्रीन पे आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आप लोगों को क्लियर दिख रहे हैं? इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए? 12वें का बी। क्या बात है भाई, कॉमन सेंस बड़ा बढ़िया काम कर रहा है आप लोगों का, अच्छा फील हो रहा है मुझे। आइए देखिए, सराउंडेड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सराउंडेड जनरली सराउंडेड बाई होता है, तो बाई तो उधर है ही नहीं, बिटवीन आ गया तो हटाइए। रिवील मतलब किसी बात का खुलासा करना, तो खुलासा करने की तो बात हो नहीं रही है। सेटल यहाँ पे हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बीइंग आया हुआ है, तो बी के बाद तो थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव में, तो सेटल हो नहीं सकता, तो लोकेटेड ही होगा। तो यानी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉय। सही है आप लोगों का आंसर। हाँ, थोड़ा दिक्कत हो जा रही है, मुझे भी देखने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, 13 में आइए। अब देखें इसमें क्या करना है। अभी इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने कुछ किया था, क्या किया था मैं बता रहा हूं। कुछ वर्ड्स बोल्ड में थे, यहां पे मैंने रेड कलर में कर दिया। इन्हें पढ़ना है, आप पढ़ करके बताना है कि जो वर्ड्स वहां लिखे गए हैं, ये वर्ड्स में कोई स्पेलिंग एरर हो तब भी गलत हैं, ग्रामेटिकली गलत हो तब भी गलत हैं।
तो आप चेक करके आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो 12 हो गया, 13 पे आइए। अच्छा क्लियर दिख रहा है? 13 बताएं। A British court has ruled that British arms sales to Saudi Arabia were unlawful। अच्छा इसका आंसर करिए। ये थोड़ा टेक्निकल नहीं, बहुत आसान है, लेकिन पढ़ने में शायद आप लोगों को सही लगे। जरा देखते हैं क्या इसका आंसर कर रहे हैं। थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर केयरफुल नहीं होंगे तो। सेल्स, ठीक है, रवि तिवारी ने कहा सेल्स। नीरज आंसर करें, अर्चना आंसर करें। अब बाकी कुछ लोग जो सिर्फ देखे जा रहे हैं वो भी आंसर करते हैं, भले उनका कमेंट लेट में आए, कोई दिक्कत नहीं है। नीरज यादव, देखिए सेल्स नहीं, अब यहां वर होगा। वो जो वेयर लिखा है ना, ऑप्शन नंबर सी वेयर लिखा है ना, एक बार जरा आप उसको वर लगा करके देखिए तो क्या अभी भी लग रहा है कि वेयर ही होगा? इस वेयर की जगह पे वर लगा के देखिए। देखिए तो जरा, अगर आप ये WERE लगाते हैं, WEAR के प्लेस पे वेयर लिखा है क्या? हाँ, क्या होगा वहां पे? WEAR या फिर WERE? क्या लग रहा है आपको? नहीं, सेल्स सही है। ब्रिटिश कोर्ट हैज रूल्ड सही है। दैट ब्रिटिश आर्म्स सेल्स, वो सेल्स भी सही है। टू सऊदी अरेबिया, WEAR जो वेयर लिखा हुआ है वहां पे देखिए WERE तो नहीं ना होगा कहीं। एक बार सेट कर देखिए, वर अनलॉफुल ऑन ह्यूमैनिटेरियन, वर होगा ना? यानी वो देखने में पढ़ने में सही लग रहा था, वो क्या पता आप लिखा ये हो, पढ़ इसे रहे हो, लेकिन होगा ये। ठीक, तो ये तो हो गया क्लियर। 14 में आइए। 14 में भी वही काम करना है। ध्यान से देखिएगा, ऐसा स्पेलिंग एरर होगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वही एरर होगा वहां पर। स्पेलिंग एरर को केयरफुली देखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 का जरा आंसर करें तो आप लोग। आंसर करिए। टायर्ड, टायर्ड, हाँ प्रिया, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये जो TYRED लिखा है वो गलत है, वो होना चाहिए टायर्ड। सही है, बिल्कुल सही आंसर किया। दिमाग खुल गया, आप लोगों का काम अच्छा कर रहा है। वैसे आते हैं आगे, 15 को बताएं। एग्जाम्पल नंबर 15 जरा देखें। इट इज लाइकली दैट वीविंग हाँ, इसका भी आंसर कर दें जरा 15 का। इट इज लाइकली दैट वीविंग prospered and partly relocated towards areas within easy reach of the army contractors. Prospered, क्या गड़बड़ है वैसे? फूडी क्रश, क्या गड़बड़ है बताएं, उसमें क्या गड़बड़ है आप इस बात को बताएं। ए, इसमें मैं एक बात बताऊं, नो एरर है, ऑल आर करेक्ट। आई एम वेटिंग फॉर अर्चनाज आंसर। जरा देख लें अर्चना और नीरज, जरा आप लोग इनका आंसर करें तो, जरा आप लोग आंसर करें, देखें आप लोगों के आंसर्स क्या आ रहे हैं इसके। इसमें वैसे नो एरर है, आगे बढ़ते हैं, बहुत इसमें समय नहीं लगाना हमें। सारे वर्ड्स सही हैं, प्रॉस्पर्ड भी सही है, रिलोकेटेड भी सही है, विद इन भी सही है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी सही है, नो एरर, ऑल आर करेक्ट। आइए एग्जाम्पल नंबर 16 का जरा आंसर करें आप लोग। 16 का आंसर करें। ये गायब किधर हो गए आप लोग, पता नहीं? 16
दिस कैट एंड माउस tactic was purposely designed to provoke enrage and panic the unemployed. The unemployed का मतलब अनएम्प्लॉयड लोग जिनके पास जॉब्स नहीं हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें जरा देखें, हाँ सर यहीं पे हैं, आंसर करिए। एग्जाम्पल नंबर 16 का सी बिल्कुल सही। देखिए जो प्रोवोक लिखा है तो यानी किसी को इंसाइट करना, तो वो जो इनरेज लिखा है ना, इनरेज, ये वर्ड गलत है, एनरेज होना चाहिए, ENRAGE, एनरेज। 15 वाला नहीं पता था, कोई बात नहीं, वो नो एरर था। देख लो जरा, 15 सही बता रहा हूँ ना मैं, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ उसमें नो एरर है। यहाँ आ जाइए, अभी पूरा चेक किया जाएगा कितने मार्क्स बने आपके। तो इसमें जहाँ इनरेज लिखा है दैट शुड बी एनरेज, मतलब गुस्सा दिलाना किसी को, टू मेक समबडी एन, हाँ बिल्कुल सही, वो गलत है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है, सही वर्ड ये है आपका ENRAGE, गुस्सा दिला देना, बिल्कुल सही। अब हम आते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर 17। इंडियन डेमोक्रेसीज रॉबस्टनेस इज अंडरस्कोर्ड बाय हाई वोटर टर्नआउट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द फ्रे। फ्रे मतलब वही कंपटीशन, फाइट। इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 17, क्या गड़बड़ है? रॉबस्टनेस गड़बड़ है, टर्नआउट्स गलत है, फ्रे गलत है, या फिर कैंडिडेट्स गलत है? ये तो मैं पढ़ दे रहा हूं, इस वजह से थोड़ा आसान हो जा रहा होगा। सी में क्या, कैंडिडेट्स की स्पेलिंग गलत है ना, कैंडिडेट्स की स्पेलिंग, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही आपने आंसर लिखा, कैंडिडेट्स की स्पेलिंग गलत है, CANDIDE, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। अच्छा देखें, अभी यहां तक के जो ये एग्जाम्पल थे 17 तक, ये SBI क्लर्क 2019 प्री में आए हुए हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर था। अब चूंकि अब आधे घंटे की क्लास करने का मजा तो कुछ होता नहीं है, तो मैंने क्या किया है कि कुछ पोर्टल्स से कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़िए और बताइए। तो मतलब हो गए जो 17 तक हो गए, अभी आई थिंक 4 क्वेश्चंस और हैं इसमें, इनको सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे आउट ऑफ 22 कितने बने आपके, 22 या 24 के आसपास हैं। तो चलें इसे बताएं जरा, इसमें क्या एरर दिखाएंगे आप? फाइंड द एरर इन वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैगमेंट्स पार्ट्स। द इंक्रीज इन ट्रैफिक imposed on goods crossing international borders essentially represents a new tax on a global economy already facing a slowdown। क्या होगा इसमें? 18 में क्या होगा? आप लोग आंसर बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। टाइम ले लें, 30 सेकेंड्स, पढ़िए, आंसर करिए। इसमें मैंने बीच में सोचा कि एक बार मेंस के एग्जाम्पल से क्वेश्चंस कराने लगूं, तो मैंने कहा कि ज़रूरत नहीं है, जैसे एग्जाम्पल्स आपके पेपर में आ रहे हैं जिस लेवल के, वही इसमें किया जाए। बताएं, एग्जाम्पल नंबर 18 किधर गायब हो गए सब? अब सारे के सारे अब अंडरग्राउंड हो जाएंगे। जैसे ही ढंग का कोई एग्जाम्पल मिलता है, सबकी बोलती बंद, सबको सांप सूंघ जाता है। इकोनॉमिक, ओके, किसने लिखा भैया? प्रिया। इकोनॉमिक है किधर वैसे? ग्लोबल इकोनॉमी होगा ना, तो वो ग्लोबल तो खुद ही एक एडजेक्टिव है और उसके साथ एक नाउन चाहिए। आप दोबारा अगर प्रिया इकोनॉमिक लगाएंगे इकोनॉमी की जगह, तो दो एडजेक्टिव कैसे पॉसिबल है? तो इकोनॉमी सही है, उसमें एरर नहीं है डी में। 18 का ए, द इंक्रीज इन टैरिफ्स इम्पोज्ड ऑन, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो भी सही है। गेस मारने से यही होता है। कुल मिला जुला कहने का मतलब यह है कि इसमें नो एरर है, कोई एरर नहीं है, ना ए में, ना बी में, ना सी में, ना डी में, नो एरर, ऑप्शन नंबर ई। थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा करिए आप लोग। आइए 19 में नो एरर है। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द एरर इन वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैगमेंट्स एंड पार्ट्स, ऑब्लिक पार्ट्स। क्या दिया है? द US चाइना ट्रेड वॉर हैज़ फ्लेयर्ड अप मतलब बहुत अचानक से उसको बढ़ा देना, किसी चीज़ को आग लगा देना उसमें।
अगेन आफ्टर अ डिसेप्टिव डल ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स व्हेन बोथ साइड्स वर ट्राइंग टू नेगोशिएट अ डील। लग ही रहा था। चलिए ठीक है नीरज, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब इसका आंसर आप लोग करें, नीरज और बाकी लोग भी। नीरज अंडरग्राउंड मत होइए, अब इसको नेट पे मत खोजिएगा, नहीं मिलेगा ये। अब मिलेगा तो खोजते रह जाएंगे, डाउटफुल रहेगा कि गलत है कि सही, आंसर नहीं समझ पाएंगे। नहीं ऐसा तो नहीं कर रहे ना कि बगल में उधर इंटरनेट खेले हुए हैं, गूगल करें उस पर, देखो मिल गया चलो आंसर मारते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19, फाइंड द एरर इन वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैगमेंट्स पार्ट्स। क्या है भाई एरर, मैं आपको समझाता हूं। वो जो डिसेप्टिव डल लिखा है ना, जरा उसे देखिए। डिसेप्टिव डल, अब जरा इसे जरा ध्यान से देखिए और यहीं पर सोचिए कि क्या ये डल का यूज यहां पर सही है। यहां पे ध्यान से देखिए और सोचिए कि क्या यहां जो डल यूज किया गया है, अगर ग्रामर भी आप लोग पढ़े हैं कायदे से, तो भले आपको ये इसके रूल्स याद हो चाहे ना हो, सही वर्ड क्या है वो ना भले ना पता हो, लेकिन एटलीस्ट इतना पता तो चल ही जाएगा। बी, अच्छा बी में अगर एरर आप लोग चूज कर रहे हैं तो रीजन भी पता होगा आप लोगों को। अगर पार्ट बी में आप लोग एरर ढूंढ रहे हैं तो वहां पे रीजन भी पता होना चाहिए कि सही क्या होगा। बताएं। सुपरफ्लुअस, प्रिया प्रिया क्या चीज सुपरफ्लुअस है, क्या चीज सुपरफ्लुअस है ये भी तो बताएं। सिर्फ सुपरफ्लुअस बोलने से तो चलेगा? नो सर, डल एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही। आइए मैं समझाता हूं। भले ही आपको जो वर्ड यूज हुआ है उसकी मीनिंग ना पता हो कैसे क्या करना है, लेकिन ग्रामर का ठीक नॉलेज होता तो कर लेते। आप देखेंगे कि इसके पहले अ लगा हुआ है, तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है कि अ लगा है तो कहीं ना कहीं कोई नाउन तो चाहिए ही। वो नाउन हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर वो बिकॉज डल एडजेक्टिव, हाँ बिल्कुल सही बात, वही गड़बड़ है, वो है इसके लिए तो लग नहीं सकता ना। इसे डल की जगह पता है क्या लगा देंगे, लल। ये डिसेप्टिव, लल समझते हैं आप लोग क्या होते हैं, काम, शांत, मतलब कोई इवेंट है, उस इवेंट में जो शांत माहौल है थोड़े समय का, उसी को कहते हैं लल। डिसेप्टिव लल का मतलब ये हो गया धोखा देने वाली शांति। डिसेप्शन का मतलब धोखा ही देना होता है ना, धोखा देने वाली शांति। मतलब क्या कहते हैं कि मान लेते हैं इसमें दिया हुआ है द यूएस चाइना ट्रेड वॉर हैज फ्लेयर्ड अप अगेन आफ्टर अ डिसेप्टिव लल। मतलब कि यूएस और चाइना के बीच का जो ट्रेड वॉर था वो फ्लेयर्ड वर्ड, उड़ गया अचानक से, उसमें आग भभक उठी। अगेन आफ्टर अ डिसेप्टिव लल, डिसेप्टिव लल का मतलब क्या, थोड़े समय के लिए उनके बीच में कुछ शांति आई थी। डिसेप्टिव लल का मतलब क्या हो गया आपका, थोड़े समय के लिए थी लेकिन अचानक से वो उड़ गई। तो यानी कि वो जो शांति थी वो शांति नहीं थी, उसके पीछे कुछ चाल था। तो डिसेप्टिव डल ना हो करके वहां पे होना चाहिए था डिसेप्टिव लल। क्या ये समझ में आया जो मैंने समझाया है 19 में? वो डल नहीं होगा, वो लल होगा, लल। अब ऐसे एग्जांपल्स अगर आपके पेपर में आ गए तो कर तो आप तभी पाएंगे जब आपको ऐसा कभी कुछ पढ़े हो, या फिर ये लल में भी कि शायद आप लोगों का नया वर्ड हो। तो ऐसे एग्जांपल्स अगर आ गए तो ये गलत होने के चांसेस है, क्योंकि आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत तो है नहीं। बैंक का पेपर अगर आप वास्तव में दे रहे हैं और उसे निकालना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर दीजिए। मैगजीन्स वगैरह इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दिए, न्यूज़पेपर नहीं कि जा करके अमर उजाला पढ़ने लगे, आई नेक्स्ट पढ़ने लगे। इंग्लिश न्यूज़पेपर आइए 20 पे। फाइंड द एरर इन वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैगमेंट्स ऑब्लिक पार्ट्स। A collapse of the deal would not only exacerbate the Iran nuclear crisis but also set a bad precedence in international diplomacy. इसका आंसर करिए। इस तरह के आंसर, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो मैंने अभी ये वाला जो है 20, इस तरह के एग्जांपल्स मिलेंगे आपको बैंक के पेपर में। ये जो पहले वाला लिखा हुआ था वो तो तभी होगा जब आप पढ़े रहेंगे, गुजरे रहेंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे आते हैं। समझ लीजिए आप लोग। आंसर तो मैं बता दूं तुरंत, लेकिन सिर्फ आंसर बताने के लिए तो फिर तो प्रैक्टिस सेट्स हैं ही, किताबें हैं ही, थोड़ी प्रैक्टिस भी आपके यहाँ हो जाए।
बताएं। क्या आपको इसका आंसर पता है? मुझे लगता है नहीं पता है। देखिए अभी 2-4 पेपर और बचे हुए हैं 2016 के बाद के। 2016 के प्री का डिस्कशन नहीं करने वाला, या कर लूंगा कभी, लेकिन इसके बाद 1-2 सेट शायद और बचे हुए होंगे जो प्री लेवल के आए होंगे एसबीआई में या फिर आईबीपीएस में, वो डिस्कस करूंगा। इसके बाद मॉडल पेपर ही डिस्कस करूंगा। रवि तिवारी ने लिखा सी, बिल्कुल सही बात, सी में ही एरर है। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स होते हैं मिलते जुलते, एक होता है प्रीसीडेंस, एक होता है प्रीसीडेंट। ये 2 वर्ड्स हैं। जरा दोनों वर्ड्स के डिफरेंस को समझिएगा आप। प्रेसिडेंस का मतलब होता है आपका प्रायोरिटी। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। कैसा एग्जाम्पल? पास्ट में हुई कोई ऐसी चीज जिसको आधार लेकर के आप आगे के जनरेशन को उदाहरण देते हैं कि देखो ऐसा हुआ था, तुमको भी ऐसा करना चाहिए, इस तरह के एग्जाम्पल, उसे कहा जाता है प्रेसिडेंट। अभी जो वहां पे लिखा हुआ है सेट अ बैड प्रेसिडेंस नहीं होता है, एक्चुअल में सेट अ प्रेसिडेंट मतलब ये होता है ना कि मेरे दादाजी थे या फिर गांव में थे, बहुत काम करते थे, ही सेट अ प्रेसिडेंट मतलब एक उदाहरण बन के चले गए हैं, ऐसे बोलते हैं हम लोग ना। तो वहां पे वही है, वो प्रेसिडेंस नहीं है। जो सही यूज वहां पे होना चाहिए था सेट अ बैड प्रेसिडेंट, मतलब एक बहुत बुरा एग्जाम्पल छोड़ दिया है। किसने? अ कोलैप्स ऑफ द डील वुड नॉट ओनली एग्जैस्पेट द ईरान न्यूक्लियर क्राइसिस बट ऑल्सो, मतलब कि अच्छा एग्जैस्पेट जो वर्ड लिखा हुआ है उस वर्ड का मतलब टू मेक समथिंग वर्स, यानी कि जो ईरान न्यूक्लियर क्राइसिस है उसको और खराब ही नहीं कर दिया है जो कोलैप्स हुआ है डील का, बल्कि एक बड़ा बहुत ही घटिया एग्जांपल छोड़ दिया है। किस चीज में? इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ में। बहुत सारे लोगों को ये पढ़ करके समझ में आया नहीं होगा कि क्या मतलब क्या है, ये कैसे समझ में आएगा। करंट अफेयर्स इंप्रूव करिए अपना, न्यूज़ वगैरह सुना करिए, यूट्यूब पे कोई चैनल पकड़ लीजिए जो बढ़िया से करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं जो लोग, रोज उनका न्यूज़ सुना करिए और इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ा करिए। ऐसे एग्जाम्पल तभी कर पाएंगे, नहीं कर नहीं पाएंगे आप, नहीं मीनिंग ही खोजते रह जाएंगे क्या चल रहा है सब। एक और आइए 21 में बताइए, फाइंड द एरर इन वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैगमेंट्स पार्ट्स व्हेन टेंशंस। सॉरी सर मोहन द्विवेदी लेट हो गया आज, लाइट नहीं थी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। When tensions persist among communities, nothing can made up for the absence of reconciliation and trust among all sections. तुक्का वगैरह मत मारिएगा, यहाँ तुक्का काम भले कर जाए लेकिन एग्जाम में आपको जब पता रहेगा तभी होगा। ये तो बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है, इसे आप लोगों को बता लेना चाहिए। इस एग्जाम्पल में तकलीफ नहीं होनी चाहिए वैसे। हाँ अर्चना 11 का बी, वैसे अर्चना ने जो पढ़ा है उस पर अगर आ गया तो फिर उनसे वो बचता नहीं है, वो सही आंसर होता है उसमें। अच्छा मेहनत किया अर्चना आपने। मैं चाहूंगा आप सभी लोगों का इस बार का प्री तो कम से कम निकल ही जाए, प्री निकल जाए, फिर मेंस के लिए जैसे आप बोलेंगे यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए उस हिसाब से मैं प्रैक्टिस बना लूंगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो बच्चे रहेंगे वो सिंसियर रहेंगे। तो आप प्री निकाल लीजिए, एक भी लड़का अगर रहेगा, एक भी लड़का या एक भी लड़की, और मेंस के लिए जो भी बोलेंगे आप पढ़ाने के लिए वो मैं इस पर पढ़ा दूंगा यूट्यूब पे आकर के, लेकिन इसके लिए प्री निकालना पड़ेगा। और रिस्पांस अच्छे आ रहे हैं आप लोगों के, उम्मीद है कि हो जाए। तो 21 का बी इंग्लिश के लिए बोल रहा हूं मैं, बाकी का तो मैं नहीं जान रहा। कम्युनिटीज नथिंग कैन, कैन जो लिखा है पार्ट बी में मेडअप, उसके बाद कैन एक मॉडल है और किसी भी मॉडल के बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं, तो मेडअप नहीं होगा, वो मेक अप होगा। सर पूरा पढ़ा दीजिए एक बार, पूरा क्या पढ़ाया जाए? आप ग्रामर के पार्ट की बात कर रही हैं तो बताइए। पूरा ग्रामर तो पढ़ा पाना मुश्किल है, उसको मैं ये कर सकता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को ग्रामेटिकली डिस्कस कर सकता हूं यहां जल्दी जल्दी, ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो पहले कुछ सेट्स बचे हैं ये देख लेते हैं, फिर बीच के भी बाकी चीजें देखी जाएंगी। कैन, आइए जरा इसको देखिए 22 में, लास्ट एग्जाम्पल है आज के लिए। पूरी ग्रामर पढ़ा देंगे लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस तो कर लें पहले, ये जो चल रहा है वो भी पढ़ा दिया जाएगा। एक बार ये पूरा हो जाए फिर तब। 22 द फ्रूट्स ऑफ पीस आर लिमिटेड टू द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके,
बट द परवेसिव ग्रीवेंसेज ऑफ द माइनॉरिटी रिमेन्स। क्या होगा इसमें? ये जो वर्ड इसमें आया हुआ है ना परवेसिव, ये क्लोज टेस्ट में पूछा हुआ है, बैंक के किसी मेमोरी बेस्ड पेपर में मैंने देखा था। तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको थोड़ा याद वाद किया करिए आप लोग। बताइए इसमें क्या होगा? प्रैक्टिस इज परफेक्ट, बिल्कुल सही, प्रैक्टिस ही करना है। परवेसिव वर्ड याद कर लीजिएगा, किसी मेमोरी बेस्ड पेपर में मैंने इस वर्ड को देखा हुआ है, क्लोज टेस्ट में आया हुआ है। परवेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट एवरीवेयर, ग्रीवेंसेस, जो हर एक जगह जो ग्रीवेंसेस है, नाराजगी है। अब जरा इसका आंसर करिए तो देखा जाए क्या आंसर कर रहे हैं आप। रिमेन्स की जगह पे रिमेन होगा मोहन द्विवेदी। बहुत अच्छे आंसर है मोहन, बहुत सही, बहुत सही। क्यों? क्योंकि जो इसका सब्जेक्ट है वो है बट द परवेसिव ग्रीवांसेस ऑफ द माइनॉरिटी। तो जो ग्रीवांसेस लिखा हुआ है दैट इज द सब्जेक्ट एंड दैट इज प्लूरल। और अगर वो प्लूरल है तो विद प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज प्लूरल वर्ब्स, यानी रिमेन्स की जगह पे रिमेन होगा। ठीक, तो अच्छा लगा मुझे क्लास लेकर के। आप लोग काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहिए। बाकी मैथ्स वगैरह के लिए भी, रीजनिंग वगैरह के लिए भी आप लोग यूट्यूब वगैरह पे ही कोई टीचर देख लीजिए जो पढ़ाते हो ठीक से, प्रैक्टिस जो कराते हो उनका आप देख लीजिए कायदे से, और काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। रीजनिंग में टीचर तो बहुत सारे हैं वैसे ऑनलाइन, हालांकि पढ़ाने के लिए सारे अच्छे हैं, बहुत परिचय में मेरे हैं, और भी आप देख लीजिए। लेकिन प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। और बहुत ज़्यादा रूल वगैरह के चक्कर में मत पड़िए इस समय, जो प्रैक्टिस हो जा रही है दैट इज़ मोर देन इनफ। आज इतना ही रखते हैं, कल नहीं मिलेंगे, आप परसों मिलेंगे, एक दिन।